आपका स्वागत है, वेलकम है। आज की जो वीडियो है वो क्लास टेंथ के बच्चों के लिए है, जो अलग अलग स्टेट बोर्ड में भी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई में, चाहे आप किसी भी पद्धति से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पैटर्न की पढ़ाई कर रहे हो, ये सारे जो बोर्ड्स हैं वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। और उन्हीं में से मतलब बहुपद में से ही मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आइए बात करते हैं उस क्वेश्चंस की और उनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हमको उन क्वेश्चन के साथ जाना है और क्या हमारी अप्रोच रहेगी। हम उसी पे बात करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लिखे हुए मिल रहे हैं हिंदी में। मैं उसको बाइलैंग्वेज एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको समझ में आई बात। पहला सवाल है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 ग्राम चाय व 13 ग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो सवाल की शुरुआत जब हम करेंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, क्षमा करिए, आपको मैंने पहले शायद टॉपिक का नाम बहुपद बताया था, तो आप वो सुधार लें। ये जो चैप्टर है वो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ये सारे बोर्ड्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं, चाहे आप उस सीजी बोर्ड की बात करें, चाहे एमपी बोर्ड की बात करें, चाहे हरियाणा के बोर्ड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के बोर्ड की बात करें या सीबीएसई की बात करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। हम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम चाय की कीमत, 1 केजी चाय की कीमत एक्स रुपीज़ है और 1 केजी कॉफ़ी की कीमत वाई रुपीज़ है। ये दो चीज़ें हमने मान ली। तो उसके हिसाब से हमारे पास दो इक्वेशन मिल जाएंगे। पहले बोल रहा है 15 किलो चाय यानी कि 15x हो गया और 17 किलोग्राम कॉफ़ी मतलब 17y हो गया। इन दोनों का जो टोटल है वो 183 है, मतलब दोनों का जो प्राइस है, टोटल प्राइस, वो 183 रुपये है। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें 15 किलो चाय है और 13 किलो कॉफ़ी है। इन दोनों का जो टोटल है वो 213 रुपये है। तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशन मिल गए हैं। अब ये दो जो इक्वेशन है यही आगे सारा काम करेंगे, इन्हीं के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, आपने पढ़ रखे होंगे। मैं आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करूंगा कि आपको एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से हल करके बताऊं, क्योंकि मेरी राय में वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी मेथड है, सबसे कंफर्टेबल लगता है अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें किसी चीज़ को। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब एलिमिनेशन मेथड से मुझे सॉल्व करना है तो मैं ये देखूंगा कि कौन से कोफिशिएंट को मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ 15 है और 25 है, इनको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके दोनों इक्वेशन में एक ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करते जाऊँगा जिससे ये सेम नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं 15 में 10 का गुणा करता हूँ और 25 में 6 का गुणा कर देता हूँ, तो दोनों में ये 150 और 150 आ जाएंगे। तो ये काम हम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15x की जगह 150x, और ये 17 और 10 को गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 170y, और 183 और 10 को गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 1830। 6 से जब गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 25 छक्के 150 यानी 150x, और 13 छक्के 78 यानी 78y, और 213 को जब मैं 6 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 200 छक्के 1200, 13 छक्के 78, तो 1278, 1278। अब इसको मुझे एलिमिनेट करना है। मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब मैं इनको घटाऊंगा तो आप देख लेना इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा आपका, और ये जो धन है ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और 170 में से आप 78 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 92, ये आ जाएगा 92 आए, और इसको जब माइनस करूँगा तो ये 1800 है और ये 30 है और 1278 है, तो 552 आएगा। ये आ जाएगा। ये कर लेने के बाद आपको y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी।
y की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप 552 में डिवाइड कर देंगे 92 को, भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद ये 6 बार कैंसिल होगा, क्योंकि ये 92 है, 552 है, तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। y की जगह आप 6 लिख सकते हैं। ये y का मान आ गया। एक काम आपका हो गया, मतलब कि आपने 1 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य निकाल लिया है। अगर आप प्रश्न के एक भाग को देखें तो अगर आपसे केवल यही पूछा जाता कि 1 ग्राम कॉफ़ी की कीमत क्या है, तो वो आपने निकाल लिया है। लेकिन आपसे जो पूछा गया वो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का संयुक्त मूल्य पूछा है, दोनों को मिलाकर के कितना होगा ये पूछा है। तो इसको ऐसे चलते हैं हम आगे, y की वैल्यू को ले जा करके किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे आप पहले में हो चाहे आप दूसरे में हो, किसी एक में रख दीजिए आप y की वैल्यू को। मैंने मान लो दूसरे में रखा, तो ये दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 25x धन 13y, तो 13 छक्के हो जाएगा 78, 13 गुणित 6 गुणा करूंगा, 13 छक्के 78 हो जाएगा और 213 आ जाएगा। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो ये 25x तो अपनी जगह रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 13 छक्के होगा 78 और ये हो जाएगा 213। तो 25x को वहीं पे रख के आप क्या करें, 213 के उस तरफ 78 को ले जाएं, 78 को। तो 25x बराबर 213 में से आपने 78 माइनस किया, तो ये कितना हो जाएगा, 213 में 78 को माइनस करना है तो ये 135 आएगा। ये 135 को फिर 25 से भाग करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 25, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 3 5 सत्ते 35, 27/5। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, डेसिमल में निकालेंगे तो 5 पंचे 25 और फिर 2 बचेगा, तो 5 चौक 20, 5.4 रुपीज़ आएगा। तो 1 किलो चाय और 1 किलो कॉफ़ी, ये दोनों की आपको कीमत मिल गई है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके, इसका तो 7 किलो चाहिए और उसका 1 किलो चाहिए, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1-1 किलो से पूरी नहीं हो रही है। आपको 7x, क्योंकि 7 किलो चाहिए, और ये 1y, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो 7 गुणित 5.4 धन y का मान कितना है, y का मान आया था 6। तो कुल मिलाकर के जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा ये 37.8 धन 4। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा ये, अगर मैं सम करूं इनको तो इसको टोटल करने से आएगा 43.8 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर होगा। 43 रुपये 80 पैसे इसकी कीमत होगी जो आपके प्रश्न में आपसे पूछा गया है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो सवाल है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनके आँखों की कुल संख्या 120 और पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितने गाय और कितने कबूतर हैं। ये क्वेश्चन यहाँ आपके मैथमेटिकल सेंस को तो चेक कर ही रहा है, साथ ही साथ आपके कॉमन सेंस को भी चेक कर रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कबूतर के कितने आँख होंगे और गाय की कितनी आँख होगी, कबूतर के कितने पैर होंगे और गाय के कितने पैर होंगे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, अब वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सबको पता है कि कबूतर की भी 2 आँख होंगी, गाय की भी 2 आँख होंगी, कबूतर के 2 पैर होंगे और गाय के 4 पैर होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो पहला जो कंडीशन है आँख वाला, उसके हिसाब से मान लेते हैं हम, कलर बदल लेते हैं, नीला ले लेते हैं, नीला भी आपको सवाल बनाना ठीक रहेगा। माना कबूतर और गाय है ना, तो कबूतर को x मान लेते हैं, कबूतरों की संख्या x और गायों की संख्या y है। ये 2 चीजें हो गई। अब पहली कंडीशन में बोल रहा है कि आंखों की संख्या 120 है, तो कबूतर की भी 2 आंख होंगी तो 2x, गाय की भी 2 आंख होंगी तो 2y, मिलाकर के देखूं तो 120। ठीक, इसको मैं भी पहला समीकरण मान के छोड़ देता हूं। दूसरी जो चीज है उसमें कहता है पैरों की कुल संख्या 180 है, तो कबूतर के तो 2 पैर ही होंगे तो 2x, गाय के 4 पैर होंगे तो 4y।
2x और 4y मिला करके हो जाएगा 180। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप कुछ मत करिए, एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों का 2x वाला जो पार्ट है वो एक जैसा ही है। एलिमिनेशन करते समय आपको कोफिशिएंट को सेम करने की ज़रूरत नहीं है, x अपने आप में सेम कोफिशिएंट लेके चल रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा इनको लिख करके इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x धन 2y बराबर 120, और ये हो जाएगा 2x धन 4y बराबर 180। मैं इसको माइनस कर दूं अगर, तो क्या होता है ये देख लेते हैं हम। इसका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसा करने से ये वाला पार्ट कट जाएगा, 4y में से 2y घटेगा तो -2y आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा -60। दोनों के माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल गई कि आपके पास कुल मिलाकर के कितने गाय हैं। नंबर ऑफ गाय मिल गया। अब नंबर ऑफ गाय मिल गया तो आपको नंबर ऑफ कबूतर निकालने हैं। अब उसको कैसे निकालना है, देखो आपके पास पहला समीकरण जो दिया है वो है 2x धन 2y बराबर 120। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, अगर 2 को कॉमन निकाल लूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको 2 से मैं काट देता हूँ तो x धन y बराबर हो जाएगा 120/2, तो ये 60 हो जाएगा। तो x धन y 60। तो अगर इसको इरेज कर लें हम, बेटर हो जाएगा ये। ठीक है, x धन y बराबर 60। तो दोनों को मिलाकर के अगर 60 है तो कहने का मतलब अगर y 30 है तो x भी अपने आप 30 बन जाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल 60 है। 60 ऋण 30 करेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि x की वैल्यू भी 30 आ गई। तो आप देख सकते हैं आपके पास कबूतर है और गाय है, तो कबूतर आपके पास मिल रहे हैं 30 और गाय भी आपके हैं 30। ये आपका सही उत्तर है। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। आप चाहें तो चेक भी कर लें अपना आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन एकदम करेक्ट बना है। यह प्रश्न देखते हैं। एक थैली में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैली में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो आपको मैं वो यूजुअल मेथड बताऊंगा जो हमको बनाना चाहिए, नोटबुक में हमारे होने चाहिए, या हम जब बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो तो हमको जैसा अपने आंसर शीट में लिखना है वैसा। और एक मैं तरीका बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब MCQ फॉर्म में आए, मतलब आपके पास जब 4 विकल्प हो और आपको उसको सॉल्व करना हो, तो उस समय आपको क्या ट्रिक यूज़ करना चाहिए, इसको ट्रिकी मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड को जनरली वो जो परीक्षार्थी IMO NTSC या ऐसी किसी परीक्षा में बैठते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक थैली में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। तो हम मान लेते हैं शुरू में कि 50 पैसे के X सिक्के हैं, माना 50 पैसे के X सिक्के हैं और 25 पैसे के Y सिक्के हैं। ये चीज़ें हमने मान ली। तो 50 पैसे के X सिक्के हैं तो उसकी कीमत 50X हो गई पैसे में। 25 पैसे के Y सिक्के हैं तो उसकी 25Y हो गई, और दोनों मिलाकर के हमारे पास कुल इतने रुपए हैं। तो इसको मैंने पैसे में बदल दिया, 2975, ये पूरा पैसा हो गया। अब पूरा मामला पैसे का हो गया है। अब कुल सिक्के 94 है, मतलब X और Y को मैं अगर ऐड करूं तो ये 94 बनते हैं। ये इतनी चीज़ें मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में मिल गई हैं। मुझे बस इसको फॉलो करना है और मुझे इसके साथ साथ आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ूंगा ये देख लेते हैं। आप क्या करिए, इस पे y को एलिमिनेट कर दीजिए या x को एलिमिनेट कर दीजिए, जिसको चाहे आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना, दोनों आपके लिए आसान है, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं y को एलिमिनेट करता हूँ, छोटा नंबर है, 25 को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान होगा, तो मैं 25 को यहाँ से हटाना चाहूँगा, y को मतलब। तो दूसरे समीकरण में मैं 25 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दूसरे में मैं 25 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहला मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, देख लीजिए आप,
मैं लिख रहा हूँ 50x धन 25y बराबर 2975। इसको मैंने किया तो ये हो गया 25x 25y और 25 और 94 को गुणा किया मैंने, तो अगर ये 100 होता तो 2500 होता, तो 2500 में से आपको कितना 6 कम करना है ना, तो 25 6 150 उसमें कम कर दें तो ठीक है 2350 आ जाएगा ये, तो 2350 आ गया ये। अब इनको आप माइनस करें, बीच बीच में मैं आपको सोचने के कुछ तरीके भी बताते जाता हूँ साथ साथ, जैसे मैं गुणा करता हूँ तो आप सुना करें ध्यान से कि मैं किस तरीके से गुणा करता हूँ ताकि आंसर जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाए। अब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो बचा है बस उसी पे मुझे काम करना है। 50 पे से 25 गया तो 25x बचा, और यहाँ 2975 2975 में 2350 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 625। अब इसको मैं भाग करूँ अगर तो 25 आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 625 और 25 का भाग करने पे 25 ही मिलता है, तो 25 मिल गया। अब दूसरा पार्ट मुझे करना है, तो दूसरे पार्ट में आप क्या करें, आपके पास जो दूसरा इक्वेशन है ना उसमें पुट करें x प्लस वाई अगर 94 है, जिसमें से x आपने 25 निकाल रखा है, तो y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि 94 में आप 25 को माइनस कर दें तो आपको मिलेगा 95 ऋण 25 69 मिलेगा, है ना, क्योंकि 14 में 5 जाएगा तो 9 और 8 में 2 जाएगा तो 6। ये आपका रूटीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुआ जिसको आपको यूज़ करना चाहिए आपके एग्ज़ाम के दौरान आपके नोटबुक में लिखते समय। तो x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 69, ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको बता रहा था कि एक शॉर्टकट मेथड जो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाएं तो आपको कैसे करना चाहिए। पहला सवाल, पहले तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन आपका बनेगा 50x धन 25y बराबर 2975, ये चीज़ तो एकदम सही है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसको अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ये बचेगा 2x और यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 2975, और इसको फिर 25 को उधर ले जाके कैंसिल कर दूं तो ये 2x धन y बराबर हो जाएगा 119। ये चीज़ें फटाफट होनी चाहिए ना, 25 से आपने भाग दिया, 25 से कम 25 बचा, इसमें से 4, फिर 25 से कम फिर 25 बचा, फिर 9 25 नहीं 225, तो इस तरह से आपको जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें दी थी कि दोनों जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है 94 है, तो x धन y उसने 94 दिया है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इस पर मैं थोड़ा सा अपना ट्रिक यूज़ करूँगा। ये जो 2x प्लस वाई है उसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, 2x को मैंने x प्लस एक्स कर दिया, y अपनी जगह है। अब इसको मैं ऐसे करके एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये भी कोई बुराई नहीं है। अब अगर ये पार्ट मेरे पास है और इसकी तो वैल्यू है मेरे पास ना डायरेक्ट 94, तो मैं क्यों ना इसको x प्लस 94 कर दूँ, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 119 माइनस 94। इसको जब मैं माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 25, और जब ये 25 मिल गया तो y अपने आप 69 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो 94 है। तो ये एक तरीका होगा जिसमें आप जल्दी अपने आंसर को ला पाएंगे और आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम इसमें लगा है। लेकिन उसके लिए आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। सवाल को आप रूटीन तरीके से बनाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये सवाल को पढ़िए आप, आपकी स्क्रीन पर सवाल रखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 25 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसके सामने नीचे संकेत लिखा हुआ है। दरअसल ये क्वेश्चन मैंने जिस बुक से लिया है उस बुक में ये पूरा लिखा हुआ था संकेत इतना, तो इसलिए मैंने उसको एज इट इज़ ही कॉपी किया है, अपनी तरफ से उसमें कोई संकेत मैंने नहीं जोड़ा है, वो बुक का क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो ये जो कहता है उस बात को आप समझिए, फिर इसको भी मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहले स्कूल वाला मेथड जो आपको नोटबुक में लिखना है, जो आपको आंसर स्क्रिप्ट में लिखना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, और वो तरीका जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि दो संख्याओं का योग 25 है, तो मान लो संख्या x और y है, तो x प्लस वाई 25 हो गया। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रमों का योग कहने का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमों का योग कहने का मतलब होता है 1/x धन 1/y बराबर 4। सॉरी 1/4 है, ये 1/4 है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ऊपर सॉरी इसको नीचे जब लेंगे तब हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा ना इनका, तो जब हम लघुत्तम लेंगे तो इनका गुणा होगा आपस में। ये काम क्यों नहीं कर रहा इरेजर हमारा? हाँ अब मिटा। तो ये इसका जो लघुत्तम लेंगे तो एक्स वाई आएगा और ऊपर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो 25 लिख देंगे अपान एक्स वाई इक्वल टू 1/4 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स वाई की वैल्यू 25 गुणित 4 यानी कि एक्स वाई बराबर 100 होगा। ये इतनी चीज़ें आपके पास है। अब उसके बाद वो कहता है कि ये फार्मूला है जो x माइनस वाई स्क्वायर वाला, आप इसी के बेसिस पे आगे बढ़ जाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप अगर इस फार्मूले को जानते हैं तो आपको तुरंत अप्लाई कर देना है इसमें। आपके पास x धन y है 25 रख दो आप, 4 गुणित एक्स वाई तो 4 गुणित 100 हो गया। ये 25 का स्क्वायर करूंगा 625 आएगा, 4 से 100 का गुणा करूंगा 400 आएगा, घटा दूंगा 225 आएगा। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी, क्योंकि ये x माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो 15 का स्क्वायर है, तो x माइनस वाई जो है वो 15 हो जाएगा। आपने x माइनस वाई निकाल लिया है, x प्लस वाई आपके पास है, आप दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मैं ये वाला काम यहाँ कर लेता हूँ कि x प्लस वाई 25 है मेरे पास, x माइनस वाई 15 है मेरे पास। मैंने दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 2x बराबर 40 हो गया। 25 और 15 40 ही होगा ना? हाँ जी। x की वैल्यू आ जाएगी 40/2 यानी कि 20। जब x 20 आ गया तो y अपने आप 5 आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो 25 है। तो ये इस तरह से आपको आपके उत्तर की ओर ले जाएगा और आप अंत में अपना उत्तर इस तरह से लिख पाएंगे। ये सारा चीज़ें हो गई इसके सोल्यूशन के लिए। अब मैं बता रहा था आपको कि आप अगर इसको थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से जाते हैं तो क्या करेंगे। देखो क्या होता है, जब क्वेश्चन को हम सोचते हैं ना तो हमारे पास दो चीज़ें तो आ गई थी इसके बेसिस पे कि उसका योग जो है वो 25 है और व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, मतलब उसका गुणनफल जो है 25 गुणित 4 है। ये चीज़ आपके पास आ जाती है। ये चीज़ें आपने अगर थोड़ी सी सोची है ना तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या करना था। अब देखिए ये x धन y 25 है और x y 100 है। आपने जब बहुपद पढ़ा था तो गुणनखंडन पढ़ा था। गुणनखंडन में हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबरों की तलाश करते हैं जिसको जोड़ने पर 25 बन जाए और गुणा करने पर 100 बन जाए। तो 100 के जितने पॉसिबल गुणनखंड होंगे आप उनको देखते जाइए। एक तो 1 गुणित 100 होगा, 2 से करूँगा तो 2 गुणित 50 होगा, 3 से करूँगा तो जाएगा नहीं, 4 से करूँगा तो 4 गुणित 25 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए तो 5वें तक पहुँचेंगे, 5 से 20 हो जाएगा। अब ये 5 और 20 मिलाकर के 25 भी बनते हैं। तो कहने का मतलब x धन y 25 इस कंडीशन में हो रहा है, x y 100 भी इस कंडीशन में हो रहा है। तो आपका जो आंसर है वो 5 और 20 है। तो ये छोटा सा एक थॉट प्रोसेस है जो आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन में अगर ये मिलते हो तो कम समय में आपको बनाने की इजाज़त देंगे और आप आसानी से इसको बना पाएंगे। अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में भी एक संकेत दे दिया है, मतलब आपको एक सूत्र दिया जिसका उपयोग आपको कर लेना चाहिए, तो सवाल आपका आसानी से बनेगा। ये कहता है दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप इस पे चलते हैं। अगर दो संख्याओं का अंतर 14 है, मान लिया मैंने संख्याएं x है, माना संख्याएं x व y है। ये चीज़ हमने मान लिया, हमेशा मानते हैं हम लोग, अभी भी मान लेते हैं, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होती किसी चीज़ को मानने में। इनका अंतर 14 है तो ठीक है भाई, x माइनस वाई 14 हो गया। इनके वर्गों का अंतर 448 है तो x वर्ग ऋण y वर्ग ये 448 हो गया।
अब आपने इसका जो सूत्र है कक्षा 7वीं से पढ़ रखा है, कोई नया नहीं है आपके लिए, तो आप इसको x धन y x ऋण y लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये फार्मूला पता है। अब इसके बाद इसी सूत्र के बेसिस पे आपने जब लिखा तो आपने ये भी देखा कि ये जो मेरा पहला इक्वेशन था वहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू मुझे डायरेक्ट है मेरे पास, तो क्यों ना उस वैल्यू को मैं इस x माइनस वाई की जगह ला करके रख दूँ, तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब इस 14 को उधर पक्षांतर कर देता हूँ मैं, तो x धन y बराबर 448 बटा 14 हो जाएगा। 14 से कैंसिल किया, 14 तिया 42 और 2 बचा, 14 दूनी 28, तो 22 आया मेरे ख्याल से, कुछ गलत तो नहीं आया। 14 तिया 42 था ना, मैंने दूनी क्यों लगाया, 14 तिया 42 है, 32 है, तो x धन y की वैल्यू आ गई 32। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना, इसी को मैंने दूसरा इक्वेशन बना दिया, एलिमिनेट कर दो आप। x माइनस वाई इक्वल टू 14 है और x प्लस वाई इक्वल टू 32 है। सिंपल आप ऐड कर दें इनको तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो x इज इक्वल टू 46 बटा 2 यानी कि 23 आ जाएगा। x की वैल्यू आपने 23 निकाल दी। अब x की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ मैं, तो 23 ऋण y बराबर 14 होगा, तो 23 ऋण 14 बराबर y हो जाएगा। आप घटा दें तो 14 में तो 9 बचेगा, आप 23 में से 14 घटाएंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो आपने इस तरह से देखा कि इस क्वेश्चन को आप एक फार्मूले की मदद से किस तरह से आसानी से बना पाते हैं और इसका उत्तर कितनी जल्दी ले आते हैं आप, ये चीज़ आपको इससे समझ में आ गई होगी। तो ये एक सवाल था जिसमें आपने फिर से फार्मूले का यूज़ किया और फार्मूले का यूज़ करके इसको बड़ी आसानी से आपने बना लिया। ठीक है, ये जो प्रश्न है, पीछे हमने जो प्रश्न किया था सूत्र पे आधारित और फिर हमने ट्रिक पे भी काम करके उसको देखा था, बस उसी की कॉपी है। इसमें भी इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल दे दिया है, मतलब आपको थोड़ा सा भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसमें दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, माना संख्याएं x और y हैं। तो संख्याएं अगर x और y हैं तो उनका गुणनफल 45 होगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। उनका योग 14 है। तो अब आप इसको अपने नोटबुक मेथड में अगर सॉल्व करेंगे तो फिर आपको फार्मूले पे जाना पड़ेगा कि x माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है वो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy के इक्वल होता है। ये फार्मूला है, आपका आइडेंटिटी है। जो जो चीज़ें आपके पास हैं उसको आप रख दें यहाँ पे। तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और xy की वैल्यू 45 है, आपके पास है वो। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है ये, और 45 और 4 का गुणा करूँगा तो 180 होता है। घटा दूंगा तो मुझे 16 मिलेगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक दूसरी इक्वेशन ये है। अब आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4 आपने घटाया तो ये 2x हो गया, ये 14 4 18 हो गया, x की वैल्यू 18 बट्टा 2 यानी कि 9 हो गया। y इससे अपने आप निकल गया, y इक्वल टू 5 मैंने सीधे रख दिया आपको उतना। अब इतना सवाल तो हमने बना लिया यार कि आपको समझ में आ गया होगा कि x अगर निकल गया तो y कैसे निकालना है। आई डोंट थिंक कि इसके लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि x धन y 14 है, अगर x 9 है तो y 5 होगा। इसी चीज़ को जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, तो ट्रिक के मेथड से अगर आप बनाना चाहें तो एक्स वाई जो है वो 45 है और x धन y जो है वो 14 है। तो 45 के गुणनखंड करते जाइए आप। 45 का पहला गुणनखंड तो 1 और 45 होगा, 2 से वो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 15 बार, तो 15 या 45 करने से वो 14 नहीं बना के देंगे आपको। फिर 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 और 9, 5 या 45 भी होता है, 5 और 9 14 भी होता है, तो आपका आंसर जो है वो 5 और 9 आ जाएगा, बस खत्म। तो अगर आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से इसको बनाते हैं तो बहुत आसानी से बनेगा। आपको MCQ में आपको केवल आंसर में टिक लगाना है, तो फिर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये एक लंबा सवाल है और कॉमन सवाल है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का बोर्ड एग्जाम हो, ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे यूपी के बोर्ड में एग्जाम अपियर हो रहे हो, चाहे MP के, CG के, CBSE कहीं पे भी अपियर हो, माता पिता की आयु पुत्र की आयु, बड़ा कॉमन सवाल है। चलिए देख लेते हैं।
5 साल पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरे पुत्र की आयु वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले आपको जो चीज़ सोचनी है वो है वर्तमान आयु। माना पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, ये दोनों को अलग अलग आप पहले मान ले, है ना। पुत्र की वर्तमान आयु, ये जो होता है ना, यहीं पे आपका सारा खेल चालू हो जाता है। तो मैंने क्या किया, पुत्र को मैंने मान लिया x और पिता को मैंने मान लिया y। अब ये भी ना मेरा अपना एक तरीका है, क्योंकि मुझे लगता है पुत्र के बाद पिता पुत्र से बड़ा होता है तो x के बाद y आता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि पुत्र से बड़ा है पिता, तो पिता को y मानो और पुत्र को x मानो। थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहता है। अब 5 साल पहले की बात कर लेते हैं हम लोग, 5 वर्ष पूर्व। तो पिताजी जो हैं वो हो जाएंगे y-5 के और बेटे जी जो है वो हो जाएंगे x-5 के। कंडीशन ये कहता है कि ये जो y-5 है, यानी पिताजी जो है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अपने बेटे से 3 गुने ज़्यादा आयु के थे। तो y-5 बराबर 3x-15 हो जाएगा ये। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y-3x बराबर -15 धन 5, मतलब y-3x बराबर -10। ये एक समीकरण आपको दे देगा। अब उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो है 10 वर्ष बाद की, है ना। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या होता है ये देख लेते हैं। पिताजी जो हैं वो हो जाएंगे y धन 10 के और बेटे जी जो हो जाएंगे वो x धन 10 के हो जाएंगे। तो बाप और बेटे दोनों की आयु आपने 10 साल बाद की निकाल ली। अब उस पर कंडीशन देख लो कि भाई मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मतलब बेटा बाप जो है y+10 जो है वो x+10 की डबल हो जाएगी। तो इसको इंटू 2 कर दो आप, तो ये हो जाएगा y धन 10, ये हो जाएगा 2x धन 20। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y-2x बराबर 20 ऋण 10, यानी कि y-2x बराबर 10 आ जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। अब जब दो इक्वेशन आपके पास हैं तो फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। नथिंग, y-3x इक्वल टू -10 और y-2x इज इक्वल टू 10। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, माइनस कर दिया आपने, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये चीज़ कट हो गई। -3x और +2x में माइनस बड़ा है तो -x, -20, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू आई, बेटे की वर्तमान आयु आ गई। अब पिताजी की वर्तमान आयु निकालनी है। कहाँ पे चाहेंगे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, आप यहाँ रख दें, वहाँ रख दें, जहाँ रखना है वहाँ रख दें। मैंने सेकंड इक्वेशन पे मान रखा जैसे, तो y-40 बराबर 10, तो y बराबर 10 धन 40 यानी कि 50 आ गया। तो पिताजी भी आ गए हैं, बेटा जी भी आ गए हैं। आप लिख दो आंसर भाई, पिता 50 वर्ष और पुत्र जो हैं वो हो जाएंगे आपके 20 वर्ष के। तो ये आपके सवाल का आसान सा सॉल्यूशन है, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी लाग लपेट के आराम से बनता है ये सवाल। बस आपको अपना फोकस नहीं हटाना है। ये जो प्रश्न है ये भी बढ़िया प्रश्न है और रूटीन का सवाल है ये। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कार हैं, ए व बी से चलना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में जब चलते हैं तो 7 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाते हैं, और एक दूसरे की ओर चलते हैं, मतलब अगर वो लोग एक दूसरे की ओर चलेंगे तो वो लोग 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन कारों की चाल क्या क्या है। तो सवाल को शुरू करें उसके पहले एक मैं आपको फिगर समझा दूं, आपको शायद उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पॉइंट ए है और इसी रास्ते पे कहीं पे पॉइंट बी है। एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, मैंने उसकी चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार यहाँ से चल रही उसकी चाल मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हो ये रहा है कि ये दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, अभी इधर ही चल रहे हैं, दोनों के दोनों कार एक तरफ ही चल रहे हैं। ये वाला भी इधर चल रहा है और ये वाला भी इधर चल रहा है। तो 7 घंटे बाद ये लोग आ करके यहाँ कहीं पे पी पे मिलते हैं, 7 घंटे बाद।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए से चलने वाला जो कार है वो 7 घंटे बाद ए से पी तक की दूरी तय करेगा। बी से चलने वाला कार 7 घंटे में बी से पी तक की दूरी तय करेगा। अगर मैं चाल, दूरी और समय का सूत्र इसमें उपयोग करूं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ये आप सबको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो जो कार, या क्या है, कार ही है ना, जो कार यहां से चलेगी उसके द्वारा चली गई दूरी होगी ए पी, और जो कार यहां से चलेगी उसके द्वारा चली गई दूरी होगी बी पी। तो ए पी जो होगा 7 गुणित एक्स के बराबर होगा, क्योंकि चाल उसकी एक्स है, समय 7 है। बी से चलने वाले की चाल वाई है और समय तो उसका भी 7 है, तो वो 7y हो जाएगा। तो एक का 7x होगा, एक का 7y होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब दूसरी चीज़ है, ये लोग जब उल्टा चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। मान लो ये इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, और ये क्यू पे आके मिल जाते हैं 1 घंटे बाद। तो कहने का मतलब 1 घंटे में पी ए से क्यू तक चलता है, ये बी से क्यू तक चलता है। दोनों मिलाकर के ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर डालते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे ओरली बताई, मौखिक बताई, उसको मैं आपको नोटबुक वर्क के रूप में बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे हम। ए से चलने वाली कार की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये माना है सब, हमने माना है इसको ना। और जो b से चल रहा है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट कर दिया, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 घंटे में चली दूरियां कैसे दिखाएंगे हम इन दूरियों को, वो देखो आप। a से b तक चला एक चला b से p तक, और कुल मिलाकर के ये दूरी तय हो गई AP। तो 7 घंटे में जो AB चला है वो तो 70 ही रहेगा ना, कोई नहीं चला क्योंकि डिस्टेंस दिया है आपको 70। और BP जो है वो आपका है Y 7y हो जाएगा। AP जो होगा वो 7x होगा। थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये हो जाएगा 70 बराबर 7x ऋण 7y। 7 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 10। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। पहली चीज़ मैंने बना के आपको बता दी। अब दूसरी तरीके से 1 घंटे में चली दूरियां, एक घंटे में ये लोग कैसे चलते हैं ये समझ लीजिए आप। एक ने चला AQ, दूसरे ने चला QB या BQ, दोनों मिलाकर के चले AB। तो AQ मतलब x, 1 घंटे में चल रहा है, 1 इंटू एक्स होगा। ये चल रहा है y, 1 इंटू वाई, एक और y का गुणा होगा, 1y होगा। दोनों मिलाकर के 70 चले। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 आ गया, 2 आ गया, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। अब आप x माइनस वाई बराबर 10 और x धन y बराबर 70। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x होगा, ये 80 होगा। x का मान 80/2 यानी कि 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 40, y अपने आप आपको 30 दे देगा, क्योंकि 40 और 30 70 है। आपको बिना कोई कैलकुलेशन लगाए ही ये बात समझ में आ जाएगी। ये 30 आ गया। तो आप लास्ट में अपना आंसर लिख दें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक की चाल है और दूसरे की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके इस प्रश्न का सिंपल सा सॉल्यूशन है। इससे अच्छा और इससे आसान कोई सॉल्यूशन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। हो सकता है कहीं हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत आसान तरीका है इसको बना पाने का। इस प्रश्न को समझिए। एक विद्यालय के 2 कमरों ए व बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या एक समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है, ज्ञात करनी है। एक कमरा ए है, एक कमरा बी है। इसको नीले में ले लेते हैं अपन पहले। यहाँ पे मान लो x बच्चे हैं, यहाँ पे मान लो y बच्चे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं उसको समझते जाइए। जब a से 10 विद्यार्थी b में भेज दिए जाएं, तो जब a से 10 विद्यार्थी जाएंगे तो यहाँ से 10 कम हो जाएंगे ना,
और यहाँ पे जब 10 जाएंगे तो यहाँ पे 10 ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा करने से दोनों की संख्या समान हो जाती है, ये पहला कथन है। इससे मैं इक्वेशन बनाऊंगा x माइनस वाई बराबर 10 धन 10, तो x माइनस वाई बराबर 20। मेरा पहला समीकरण यहीं से तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन फिर से देखते हैं। यहाँ पे x बच्चे हैं, यहाँ पे y बच्चे हैं। अब वो क्या कहता है, जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाते हैं, यहाँ से 20 विद्यार्थी कम हो जाएंगे और वो विद्यार्थी आकर के यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो A के विद्यार्थियों की संख्या, मतलब ये जो A के विद्यार्थी हैं उनकी संख्या इसकी संख्या B के संख्या से दुगुनी, इसकी दुगुनी हो जाती है। बस अब आप इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो। x धन 20 बराबर 2y ऋण 40, x ऋण 2y बराबर माइनस 40 माइनस 20, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 60। अब यहाँ पर आपका जो रूटीन है वो तो आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, और नहीं तो आप x माइनस वाई की वैल्यू करके डायरेक्ट y भी निकाल सकते, जैसा मैंने ट्रिक में बताया। तो चलिए रूटीन वाला ही पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ट्रिक वाली बात कर लेंगे। तो ये है x माइनस वाई बराबर 20 और x माइनस 2y बराबर माइनस 60। सिंप्लीफाई किया मैंने तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया और ये y आया, और ये 60 और 20 80 आया। y की वैल्यू 80 आ गई। y की वैल्यू अगर 80 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, तो x माइनस 80 बराबर 20 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 धन 80 यानी कि 100। ये आ जाएगा x का मान। तो आपने x का भी मान निकाल दिया, आपने y का भी मान निकाल दिया, आपके सवाल का सलूशन यहीं पे पूरा हो गया। अब मैं आपको बात कर रहा था कि कोई ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ मैंने आपको नहीं बतानी चाहिए, बस छोटा सा आपको ये समझ में आना चाह रहा था कि जैसे ये x माइनस वाई है और यहाँ x माइनस 2y है, तो जो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60 है, क्यों ना मैं इसको x माइनस वाई कर लूँ और माइनस 60 लिख दूँ। इसकी वैल्यू है मेरे पास 20 को उधर भेज दूंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 20 करके y की वैल्यू 80 आ जाएगी। y जब 80 आ जाएगा तो x 100 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आप अगर थोड़ा सा जल्दी करना चाहें तो आपके लिए इस तरीके को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा वीडियो था। आज के ज़ीरो पीरियड में आपने इसको देखा। उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल के सोल्यूशन है, जो मेथड है, पसंद आए होंगे, एक्सप्लेनेशन का मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ये बात बताएं और वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन सवालों के सॉल्यूशंस लाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।